हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है ऑप्टिमम फ़िल्टर और ऑप्टिमम रिसीवर। इससे पहले की क्लास में ठीक है हम लोगों ने इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट पढ़ा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे जैसा उसमें हमने डेरिवेशन किया है। जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किया गया है सेम कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक में यूज़ करेंगे, तो वो वीडियो और ये वीडियो ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, बट जिसने भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है पहले, तो पहले उसको जगह देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। इससे पहले क्लास में हमने इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फाइंड किया था, ओके, और उसकी वर्किंग बताई थी। इंटीग्रेटर एक टाइप का फ़िल्टर है, एक टाइप का रिसीवर है। यहाँ पे ऑप्टिमम फ़िल्टर का मतलब होता है ऐसा फ़िल्टर जो कि मेरे को मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ऑप्टिमम फ़िल्टर इज़ वन विच प्रोवाइड्स मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ऐसा फ़िल्टर जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोवाइड करता है उसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिमम फ़िल्टर। अगर इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट मेरे को मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोवाइड करता है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम फ़िल्टर। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग एक जनरलाइज फ़िल्टर, कॉमन फ़िल्टर जो सबके लिए एक समान होगा, उसको कंसिडर करेंगे और हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किस कंडीशन में वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमको प्रोवाइड करेगा। क्या कंडीशन होनी चाहिए एक फ़िल्टर के अंदर जिससे कि वो मेरे को मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोवाइड करे, इसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। लेट अस कंसीडर कि हम लोग जो हमारा ट्रांसमीटर है वो दो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, एक तो S1 प्लस V वोल्ट और एक तो S2 प्लस माइनस V वोल्ट। S1 वो ट्रांसमिट करता है बाइनरी 1 के लिए और S2 वो ट्रांसमिट करता है बाइनरी 0 के लिए। ठीक है, अब वो रास्ते में जब वो सिग्नल जाते रहता है, आइदर S1 या S2 दोनों में से कोई एक ही करेगा एट ए टाइम, तो जब वो रास्ते में वो सिग्नल जाता है तो उसमें आ जाता है एक नॉइस, एक वाइट नॉइस। ठीक है, उसमें एक नॉइस ऐड हो जाता है और वो नॉइस ये रहता है एन ऑफ टी। ये ट्रांसमीटर ने सिग्नल सेंड किया बाइनरी 1 के लिए ये सिग्नल, बाइनरी 0 के लिए ये वाला सिग्नल, इसमें बीच में नॉइस ऐड हो गया। नॉइस ऐड होने के बाद ये सिग्नल बन गया ऐसा S1t प्लस एन टी, S2t प्लस एन टी। लेट xt इज द इनपुट ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम फिल्टर को रिसीवर बोल रहे हैं हम लोग। जो भी रिसीवर रहता है उसका पहला जो यूनिट रहता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट एक रिसीवर है, उसमें जो पहला पार्ट लगा था वो था इंटीग्रेटर। वो ये जो इंटीग्रेटर था वो एक टाइप का फिल्टर ही है, लो पास फिल्टर। x of t इज़ द इनपुट ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर। दिस इज़ x of t जो कि ऑप्टिमम फिल्टर या ऑप्टिमम रिसीवर का मेरा इनपुट है। ये जो सिग्नल मैंने ट्रांसमिट किया हुआ है इधर से, या इधर ये वाला या तो ये वाला, बाइनरी 1 के लिए ये वाला, बाइनरी 0 के लिए ये वाला, इनमें से कोई एक सिग्नल रिसीवर में जाएगा और रिसीव होगा। तो रिसीवर का जो इनपुट है वो या तो ये होगा S1 प्लस एन टी, या तो ये होगा बाइनरी 1 के लिए ये वाला इनपुट होगा रिसीवर का, बाइनरी 0 के लिए ये वाला इनपुट होगा। ओके, एंड द आउटपुट ऑफ द रिसीवर इज वाई टी। जो आउटपुट है फिल्टर का वो है वाई एफ टी। जैसे कि इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट में भी था, वहाँ पे भी इनपुट एक्स ऑफ टी था, आउटपुट था वाई एफ टी। वाई एफ टी की दो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू होगी ये फॉर बाइनरी 1 और दूसरी वैल्यू होगी ये फॉर बाइनरी 0। जब मैं बाइनरी 1 ट्रांसमिट करूँगा दैट मीन्स मैं S1t सिग्नल ट्रांसमिट करूँगा ट्रांसमीटर से, तो फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो ये होगा। जब मैं बाइनरी 0 ट्रांसमिट करूँगा तो फिल्टर का आउटपुट ये होगा। ठीक है, बट रिसीवर जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्विच। ये स्विच क्या करता है, वाई ऑफ टी की टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड पे जो वैल्यू होती है उसको ही आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। तो कंप्लीट पूरे वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ पर्टिकुलर एक वैल्यू को, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे जो वैल्यू रहती है वाई एफ टी की उसको प्रोड्यूस करता है। रिसीवर विल टेक ओनली द सैंपल ऑफ वाई एफ टी एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। ठीक है, तो रिसीवर पूरी वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं करता, पूरे वाई एफ टी को प्रोड्यूस नहीं करता। वाई एफ टी की एक वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे जो वाई एफ टी की वैल्यू होगी, केवल उसी वैल्यू को ही वो आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। इसको लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि कैसे होता है ये चीज़। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट आउटपुट या फाइनल आउटपुट ऑफ द रिसीवर विल बी वाई ऑफ कैपिटल टी होगा, ना कि वाई ऑफ स्मॉल टी। वाई ऑफ कैपिटल टी बताता है एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू
एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे y ऑफ t की वैल्यू। ओके, सो फाइनल आउटपुट ऑफ द रिसीवर विल बी दिस फॉर बाइनरी 1 एंड दिस फॉर बाइनरी 0। तो बाइनरी 1 के लिए इतना आएगा, बाइनरी 0 के लिए इतना आएगा। जो इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट का केस था उसमें एस नॉट ऑफ 1t की वैल्यू थी इतनी और एस नॉट ऑफ 2t की वैल्यू थी इतनी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रख दोगे तो आपको इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट मिल जाएगा इसमें। सो देखिए रिसीवर का फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, ये दिस इज द सिग्नल आउटपुट एंड दिस इज द नॉइस आउटपुट। बाइनरी सिग्नल के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आया वो ये है और नॉइस उसमें ये ऐड हुआ है। ओके, अब रिसीवर को ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इस y ऑफ t कि जो इनकमिंग सिग्नल आया है दैट मीन्स दिस सिग्नल वो बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0। ठीक है, रिसीवर को तो ये पता नहीं होता कि जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है वो बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0। रिसीवर को y ऑफ t मिलता है केवल। इस y ऑफ t की वैल्यू को चेक करके वो बताता है कि जो सिग्नल हमने सेंड किया है वो बाइनरी 1 सेंड किया है कि बाइनरी 0। सो ये कैसे बताता है, ये y ऑफ t को आगे भेजा जाता है डिसीजन डिवाइस के पास। इस y ऑफ t को आगे हम लोग भेजते हैं डिसीजन डिवाइस के पास और जो डिसीजन डिवाइस है इस y ऑफ t को कंपेयर करता है थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है इतना। ठीक है, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ इस y ऑफ t को कंपेयर किया जाता है और थ्रेशोल्ड वैल्यू की थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो होती है एस नॉट 1 ऑफ t प्लस एस नॉट 2 ऑफ t बाई 2। ठीक है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट इसकी वैल्यू 0 वोल्ट थी और यहाँ पे हमने जनरल वैल्यू लिया हुआ है तो हमने लिया हुआ है थ्रेशोल्ड वैल्यू को एस नॉट 1 ऑफ t प्लस एस नॉट 2 ऑफ t डिवाइड बाई 2। ओके, जब मेरा रिसीवर का जो आउटपुट रहेगा y ऑफ t, अगर इफ y ऑफ t, यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, इफ y ऑफ t इज ग्रेटर देन threshold voltage, if y of t is greater than threshold voltage then receiver will decide binary 1. If y of t is less than threshold voltage then receiver will decide this is binary 0. So y of t की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि y of t थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि थ्रेशोल्ड से नीचे है, उस हिसाब से वो रिसीवर बाइनरी 1 और बाइनरी 0 डिसाइड करता है। सो ये ऑप्टिमम फिल्टर ऐसे काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर द ऑप्टिमम फिल्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे कितना होता है ऑप्टिमम फिल्टर के लिए। सो मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं केस जिसमें हम लोग बाइनरी 0 सेंड करते हैं। ठीक है, हमने बाइनरी 0 सिग्नल सेंड किया, दैट मीन्स हमने S2 सिग्नल सेंड किया। S2 यानी कि माइनस V वोल्ट लेट से, तो हमने एक S2 सिग्नल सेंड किया बाइनरी 0 के लिए। तो बाइनरी 0 जब सेंड करता हूँ तो रिसीवर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है, रिसीवर जो रहता है फाइनल में ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा, फॉर बाइनरी 0 रिसीवर प्रोड्यूस दिस आउटपुट। सो रिसीवर मेरे को ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। अब रिसीवर इसको डिसीजन डिवाइस के पास भेजेगा, रिसीवर इसको डिसीजन डिवाइस पास भेजेगा और डिसीजन डिवाइस तय करेगा कि जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो बाइनरी 0 है कि बाइनरी 1 है। तो रिसीवर कैसे डिसाइड करता है कि अगर जो इनकमिंग सिग्नल है y ऑफ t यानी कि ये वाला सिग्नल यानी कि कंप्लीट ये सिग्नल अगर थ्रेशोल्ड से कम है तब तो डिसाइड करेगा बाइनरी 0। तो मैंने बाइनरी 0 भेजा है और अगर रिसीवर सही से डिसाइड करता है, अगर ये वाला सिग्नल थ्रेशोल्ड से कम आता है दैट मीन्स मेरे को बाइनरी 0 ही मिलता है आउटपुट में, मतलब कोई एरर नहीं मिलता। तो रिसीवर इसको सही डिसाइड कर लेता है कि आपने बाइनरी 0 भेजा है और एग्जैक्टली मैंने बाइनरी 0 ही भेजा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एरर आ जाता है तो एरर कब आएगा, कंडीशन फॉर द एरर कब आएगा, हम बाइनरी 0 सेंड किए हैं बट रिसीवर उसको बाइनरी 1 समझ लिया। तो बाइनरी 1 वो कब समझता है, जब y ऑफ t की वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो रिसीवर इनकमिंग बिट को बाइनरी 1 समझता है। सीधा सा लॉजिक है। केवल रिसीवर को ये नहीं पता होता कि ट्रांसमीटर ने क्या सिग्नल सेंड किया है।
रिसीवर के पास तो केवल वाई ऑफ टी आता है, यानी कि ये वाला सिग्नल। अब इस सिग्नल को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करता है। अगर ये जो थ्रेशोल्ड ये वाला जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम रहेगा तो बाइनरी जीरो, ये वाला वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रहेगा तो बाइनरी वन। तो मान लीजिए हमने बाइनरी जीरो सेंड किया, हमने ये वाला सिग्नल रिसीव किया वाई ऑफ टी। अब ये वाला सिग्नल को जब मैं थ्रेशोल्ड से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये वाला सिग्नल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा निकल रहा है। दैट मीन्स रिसीवर बोलेगा कि बाइनरी वन आया है, जबकि एक्चुअल में मैंने क्या सिग्नल भेजा है, बाइनरी जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया एक एरर। ओके, सो एरर आने का कंडीशन क्या है, अगर मैं बाइनरी जीरो भेजता हूँ, बाइनरी जीरो में सिग्नल सेंड करता हूँ, उस केस में उस बाइनरी जीरो को बाइनरी वन जैसा रिसीव करने के लिए क्या कंडीशन है कि वाई ऑफ टी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दैट मीन्स दिस वोल्टेज वाई ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, वाई ऑफ टी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। दैट मीन्स इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ एस नॉट टू टी को, तो नॉइस वोल्टेज शुड बी इतना हो जाएगा, ग्रेटर देन दिस वैल्यू। या ये बोले कि नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन एस नॉट वन टी माइनस एस नॉट टू टी डिवाइड बाई टू। अगर नॉइस वोल्टेज इतने वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो वो बाइनरी जीरो को बाइनरी वन में कन्वर्ट कर देता है। सीधा सा फंडा है, ठीक है। सो हमने सिग्नल भेजा बाइनरी जीरो, और बाइनरी जीरो के लिए हमने सिग्नल भेजा एस टू टी। बाइनरी जीरो के लिए मैंने सिग्नल क्या भेजा, एस टू टी। उसमें आ गया नॉइस। अब ये नॉइस सिग्नल इतना ज़्यादा हो गया कि इस वैल्यू को एक्सीड कर गया, इस पर्टिकुलर वैल्यू, ये कुछ वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को अगर हमारा नॉइस वोल्टेज एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे वो बाइनरी जीरो जो हमने सिग्नल भेजा था उसका वैल्यू वो चेंज कर देता है, और रिसीवर ड्यू टू द नॉइस उसको बाइनरी वन समझ लेता है, क्योंकि नॉइस इतना ज़्यादा था कि उसने हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब रिसीवर उसको बाइनरी वन समझना चालू कर देता है। तो वो बाइनरी वन क्यों समझा, क्योंकि उसमें एक नॉइस ऐड हुआ है और उस नॉइस की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब मैं बाइनरी जीरो सेंड करूँगा तो उसमें एरर आएगा वन, जब उसको रिसीवर समझ लेगा बाइनरी वन। बाइनरी जीरो सेंड किया, रिसीवर ने समझा बाइनरी वन, दैट मीन्स आ गया उसमें एरर, और उस एरर के आने का कारण है ये नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा, एरर आने का चांस कब होगा, कि मैं बाइनरी जीरो सेंड कर रहा हूँ और मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं बाइनरी जीरो सेंड कर रहा हूँ तो आपका जो रिसीवर है वो कब एरर प्रोड्यूस करेगा, कितना चांस है कि वो एरर प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसको बाइनरी वन रीड करेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर के आने का चांस कब, कि मैं बाइनरी जीरो सेंड किया और रिसीव हुआ बाइनरी वन, इस एरर के आने का चांस दैट आई एम सेंडिंग बाइनरी जीरो बट रिसीविंग इट एज अ बाइनरी वन इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग वैल्यू हायर देन दिस वैल्यू, ठीक है। सो एरर कब आ रहा है, बाइनरी जीरो को जब भेज रहा हूँ और वो बाइनरी वन जैसा रिसीव हो रहा है, मतलब एरर कब आ रहा है, जब जब ये नॉइस वोल्टेज इस वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तब तब एरर आ रहा है। सो एरर आने का चांस कब कब होगा, जितना चांस इस नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से ज़्यादा होने का होगा उतना ही चांस एरर आने का होगा। लास्ट क्लास में भी इसको अच्छे से डिस्कस किए थे अपन, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बाइनरी जीरो भेजता हूँ तो कितना चांस है एरर आने का, अगर मैं सिग्नल सेंड कर रहा हूँ बाइनरी जीरो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना चांस है एरर आने का, तो आपका आंसर होगा जितना चांस, जितनी प्रोबेबिलिटी इस नॉइस वोल्टेज की इस वैल्यू से ज़्यादा होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे एरर आने की है। ओके, तो हमारा एरर आना इस बात पे निर्भर करता है कि ये नॉइस वोल्टेज इससे ज़्यादा होता है कि नहीं। अगर नॉइस वोल्टेज इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स एरर आएगा। सो एरर आने का चांस इस नॉइस वोल्टेज के इस वैल्यू से ज़्यादा होने के चांस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग वैल्यू हायर देन दिस वोल्टेज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग वैल्यू हायर देन दिस वोल्टेज, ठीक है। सो मैं अगर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लूँ कि नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से ज़्यादा आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट कर लूँगा। सो जो नॉइस वोल्टेज है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है
ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसको भी अपन लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई रैंडम वेरिएबल दिया है x और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है f ऑफ x, सो x प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन a विल बी इक्वल टू होता है a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, सिंपल। ओके, उसी टाइप से मेरे को नॉइस वोल्टेज दिया है n0t, उसका नॉइस वोल्टेज n0t, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है इतना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दैट मीन्स इसको a समझ लीजिए। सो विल बी a टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस वैल्यू टू इन्फिनिटी f ऑफ x dn0, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है। सो इसमें रख देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, इसको रख देते हैं यहाँ पे, ये लिमिट आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इतने वैल्यू को एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, तो n0t की वैल्यू हो जाएगी √2 सिग्मा x, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो, एंड dn0 की वैल्यू हो जाएगी dn0, जहाँ जहाँ इसके सामने d लगा दो, इसके सामने d लगा दो, सो dn0 विल बी √2 सिग्मा dx। और हम लिमिट को चेंज करना है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करेंगे। सो दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। तो फॉर व्हेन n0t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी इस इक्वेशन से। व्हेन n0t इज इक्वल टू दिस वैल्यू, लोअर लिमिट चेंज कर रहा हूँ, n0t की लोअर लिमिट इतनी है, n0t इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी इतनी, अगेन दिस इक्वेशन से, इसमें n0t की वैल्यू रख दो तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। सो लोअर लिमिट ऑफ x इतना होगा, अपर लिमिट ऑफ x इतना होगा, और इतने की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और dn0 की वैल्यू हो जाएगी ये। तो ये सब वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो टोटल सब वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन ये हो जाएगा इतना 1/√पाई e⁻x² dx, और लिमिट हो जाएगा x का लोअर लिमिट इतना, दिस वैल्यू, और अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/√पाई देखो यहाँ पे, इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और इसमें काम किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, ये तो इक्वेशन ऐसा बन गया। नाउ पिछले क्लास में भी हमने देखा था, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, दिस वैल्यू इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, और ये जो लोअर लिमिट होता है वो इसके ब्रैकेट में आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी हाफ एरर फंक्शन ऑफ दिस वैल्यू। तो इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड एंड डम्प सर्किट का केस अगर लें, तो उसमें इस S01t की वैल्यू इतनी थी, S02t की वैल्यू इतनी थी, ये रख दोगे आप यहाँ पे, तो आपको इंटीग्रेटेड डम्प सर्किट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिल जाएगा। ओके, सो अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ऑप्टिमम फिल्टर की कंडीशन फाइंड करना। और ऑप्टिमम फिल्टर कब कहलाता है कोई फिल्टर, जब वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देता है। सो हमारा एम क्या है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कंडीशन फाइंड करना। सो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कब होगा वो देखना। तो एरर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है कि ई और एफ सी एक्स, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर ये अंदर का जो ब्रैकेट का टर्म है वो बढ़ेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कंप्लीट जो फंक्शन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम अगर ये x की वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा तो ये पूरा टर्म मिनिमम होगा। उसी टाइप से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, तो ये कंप्लीट टर्म मिनिमम कब होगा, मतलब मेरे को मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कब मिलेगी, जब ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम तब मिलेगी जब अंदर का जो टर्म है वो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये जब अंदर का टर्म, ये वाला टर्म जब मैक्सिमम मिलेगा
तब कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू मेरे को मिनिमम मिलेगी, लाइक दिस। सो फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दिस रेशो, ये जो रेशो है S01t माइनस S02t बाई सिग्मा, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इस रेशो को मैं एक डिनोट करता हूँ गामा से, तो गामा शुड बी मैक्सिमम फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। सो इन रियल केस हम लोग गामा को नहीं, गामा स्क्वायर को मैक्सिमाइज करते हैं। गामा स्क्वायर मैक्सिमाइज करूँगा तो ऑटोमेटिकली गामा भी मैक्सिमाइज ही होगा, ठीक है। सो हम लोग इजी करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी करने के लिए गामा की जगह पे गामा स्क्वायर को मैक्सिमाइज करते हैं। सो क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑप्टिमम फिल्टर के लिए? मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होना चाहिए, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? गामा या गामा स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड गामा स्क्वायर इज व्हाट? दिस रेशो। So this is the probability of error for optimum